बाद एक होली के बाद कितने 20-21 मार्च को आयोजित होने वाली है। मैं इस उपलक्ष्य पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव, मनीषी और प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य के विविध आयाम पर बात करने के लिए ये एक ऐसा अनिवार्य विषय है जो सामाजिक विकास और परिवर्तन से सीधा जुड़ा हुआ है। 100-150 सालों में पूरी दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं, इतनी तीव्र गति से परिवर्तन कभी नहीं हुए थे। मानव इतिहास के इस तीव्र परिवर्तन में जो इसकी आधी आबादी है, वो अपना रास्ता कितना तय की है, सभ्यता के आईने में वो किस रेखा में खड़ी है, स्त्री साहित्य के विविध पक्षों पर जाकर हम इसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे। खासकर मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि भारतीय राज्य जिस वेलफेयर स्टेट में हम लोग रहते हैं, स्वतंत्रता और समानता इसका ध्येय वाक्य है, जिसकी बात जॉन स्टुअर्ट मिल कर रहे हैं। जिस समानता के लिए हमारे संविधान का जो मूल अधिकार है, जो कहता है राज्य अपने किसी भी नागरिक से कभी भी जाति और लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। हिंदी साहित्य के इतने सारे लेखा जोखा के बीच हम 2 दिनों तक उसके विविध पक्षों पर जाएंगे। क्या इस लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता और समानता है, आज की स्त्री और उसका लेखन उसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, या वो अपना काम खुद करने का, अपने मानक खुद रचने का एक तरीका विकसित कर रही है? हम सुधार काल से बहुत आगे आ चुके हैं। ये जागरण का समय है। अब सहानुभूति की बातें भूरेलाल सर बहुत पीछे छूट चुकी हैं। अब हम स्वानुभूति की बात करने आए हैं। हम अपना महसूस किया, अपना अनुभव किया, वो लोकतंत्र के जो हमारे अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, जो दिए गए संरक्षण है, उसके बीच कितना सुरक्षित है, कितना वास्तविक रूप से हमें मिल पा रहा है, उसका मर्म हमें मालूम है। हम इससे सहमत हैं। अपने शिक्षा में, अपने रोजगार में, अपने संपत्ति के मामलों में ये सारे लोग उस एक बारीकी पर काम कर रहे हैं। बहुत आराम से कह दिया जाता है कि जो ये समर्थ स्त्री है, जो सक्षम स्त्री है, वो आगे आई है, उसकी सफलता के रास्ते सब अपने अपने तरीके से जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आते हैं, जब ये बच्चियां अपना रिजल्ट सामने रखती है, तो उनके साथ सिर्फ माता पिता का हौसला और उस बच्ची का साहस होता है। तब तक उनका कोई आका शायद नहीं तय हुआ होता जिसको आप नॉमिनेट कर सके उनकी सक्सेस के साथ। तो इस तरह के विचार संविधान निर्माताओं, उसके पालन करने वालों और जो जिन पे लागू होते हैं, उनको अपने मन से निकाल देना चाहिए। जब हम बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब बातें करते तो ऐसा लगता है जाने किस दिनों की ये बातें हैं। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी इन्हीं सारी विशेषताओं को लेकर चलेगी। तब तक महादेवी जी श्रृंखला की कड़ियां हमारे सामने सबूत के तौर पर रखती हैं। कृष्णा सोपती जी का शताब्दी वर्ष बनाते समय ऐ लड़की और मित्रों मर्जानी हमारे सामने आ जाता है। चंद्रकरण सौंडिक्षा हमारे सामने की जो रचनाकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी पिंजरे की मैना हमारे सामने आती है। बेबी हालदार का आलू अंधारी हो, तस्लीमा, अगर हम इन लोग लेखा जोखा में आएंगे तो आज की संगोष्ठी का बहुत सारा समय इसमें चला जाएगा। आज ये वक्त इन सफलताओं या इसके पीछे के संघर्ष को गिनाने का नहीं है। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें हिंदुस्तान से बाहर जब जाती हैं, नाओमी वुल्फ कहती हैं कि अर्थक्वेक कोई ऐसी घटना नहीं है जिसकी संभावनाओं को जाना ना जा सके। इसका पूर्वानुमान करना ऐसा नहीं कि असंभव है। यह दरअसल वर्षों की, युगों की विवर्तनिक दबाव की हलचलों के कंपन का परिणाम है। स्त्रियों का जो ये एक्टिविज्म है, उनका जो लेखन है, वो इन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ता है। ये संगोष्ठी इन ऐसे बहुत सारे सवालों का बहुत सारे क्रमशः विश्लेषण करेगी। इसकी शताब्दी वर्ष के अंतर्गत होने वाले इस महत्वपूर्ण कड़ी पर इस संगोष्ठी का ये लक्ष्य है। हम चाहते हैं आप सब लोग पूरे मन से, पूरे हार्दिक अपनी शुभेच्छा के साथ इसमें शामिल हों। अब मंच पर सबसे पहले मैं
जया जादवानी मैम जो हमारी वरिष्ठ कथाकार हैं, उनकी स्वागत के लिए प्रोफेसर लालसा यादव जी मैम हमारी अध्यक्ष और प्रोफेसर चंदा जी को आमंत्रित कर रही हूं। आप कृपया मंच पर आएं और जया जादवानी जी का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। भावभीनी सुमन गुच्छ के साथ हम एक ऐसी स्त्री का स्वागत कर रहे हैं जो हमारे समय में अपने लेखन से, अपनी सक्रियता से एक ऐसा स्मारक खड़ा करती हैं जिनके आलोक में आगे का साहित्य काम करेगा। इसके बाद सह संयोजक पूर्व विभागाध्यक्ष हमारी चंदा मैम आ चुकी हैं। प्रोफेसर आशीष खरे जी, शायद प्रोफेसर आशीष खरे जी, आपका मंच पर स्वागत करने के लिए प्रोफेसर आशुतोष पार्थेश्वर जी को मैं आमंत्रित करती हूं। आशुतोष पार्थेश्वर सर, जो इस आयोजन और संगोष्ठी के सचिव हैं। मित्रों, जया जी जैसे और बहुत सारे हमारे सामने जगदीश्वर सर बैठे हुए हैं, सुधा मैम हैं और सारे वरिष्ठ जो विद्वज्जन मनीषी यहाँ उपस्थित हैं, वो सारे लोग अपनी लेखनी से हजारों साल की कायम सत्तात्मक समाज और उसकी व्यवस्था की जमीन को दरका रहे हैं। इस बराबरी और समता के लिए जो सामाजिक राजनीतिक संघर्ष साहित्य के माध्यम से हो सकता है, आप लोगों की लेखनी लगातार वो काम कर रही है। आज की मुखर और अकेली स्त्री उस संतस्त जीवन के हर पहलू से जिस तरह जूझ रही है, ऐसा नहीं लगता कि सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे ने जो मोर्चा संभाला था, उसके बहुत सारे प्रश्न आज भी हमारा सामना कर रहे हैं और हम उनका अपने अपने तरीके से लगातार अपने माध्यम से जवाब दे रहे हैं। मंच धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इस संगोष्ठी के बाद जब 2 दिनों के बाद आप निकलेंगे, विद्यार्थियों का विशेष ध्यान होना चाहिए कि आप थोड़े बदले हुए मनुष्य होंगे। आपके अंदर बहुत सारी पहले की परंपरागत मान्यताएं आपको झंझोड़ेंगी कि हम क्यों और किस तरह से सोच रहे थे। अब ये वक्त है हमें अपनी सोच बदलने का। और साहित्य एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा आलोक है, रचना की कोख का कोई लिंग नहीं होता। जेंडर रचना पर और रचना धर्मिता पर लागू हो जाए तो हमें उसे लेखक या लेखिका कहने में संकोच होना चाहिए। लिखने वाला इन बातों से मुक्त होकर ऊपर उठकर लिखता है। इस सशक्त माध्यम का जो तरीका है वो सही तरीके से आने वाली हमारी भावी पीढ़ी के पास पहुंचे, यही हमारी इस संगोष्ठी का उद्देश्य होगा। मैं जब तक मंच पूरी तरह से स्थिर और आश्वस्त होता, मैं कहती हूँ ये जो 50 सालों का, 150 सालों का जो हमारा लिखना और हमारी सक्रियता हुई है, इसके मूल्यांकन का अभी समय नहीं है। अभी जो इतने सारे त्रासद इतिहास और आख्यान हैं, उनकी बातें कही जा रही हैं। आप इसके क्लासिक का इंतजार करिए, इसके अपने पूरे वैभव तक पहुंचने तक इसके धैर्य से वाद संवाद के लिए इसमें शामिल होइए। अभी स्त्री को सुनने और पढ़ने का समय है। अभी आप समाहार और समर्थन की अपील मत करिए। ये सारे लक्ष्य लेकर ये संगोष्ठी आपके सामने उपस्थित है। आशुतोष पार्थेश्वर सर, तो सर मैं सूर्य नारायण सर से अनुरोध करती हूँ। आ गया, अच्छा सर आशुतोष पार्थेश्वर सर हमारे सामने हैं। हाँ ठीक है। मैं प्रोफेसर लालसा मैम और चंदा मैम से आग्रह करती हूँ कि कृपया जया जादवानी मैम का स्वागत आप पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर करें।
मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं सुधा मैम, जगदीश्वर मैम और चारू गुप्ता मैम से अनुरोध करती हूँ। जगदीश्वर। शुभोतुम कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्वम प्रबोधाय दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। मैं ये प्रार्थना करती हूँ प्रकृति से कि ये प्रबोधन हर व्यक्ति के मन हो, स्त्रियों को लेकर एक जजमेंटल जो पहले से बना थॉट प्रोसेस है वो छट जाए इस संगोष्ठी के बाद। दीप प्रज्वलन के बाद मंचासीन वरिष्ठ जन अपना आसन ग्रहण करें। ये दे दो मुझे। मैं प्रोफेसर लालसा मैम और चंदा मैम से आग्रह करती हूँ कृपया जया मैम का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर करें। मैं आशुतोष पार्थेश्वर सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया कुल सचिव का अभिवादन पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ करें। मैं भूरेलाल सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया विभागाध्यक्ष के स्वागत के लिए मंच पर आएं। हाँ, चंदा देवी का प्रोफेसर चंदा देवी के स्वागत के लिए मैं कुमार वीरेंद्र सर से आग्रह करती हूँ कृपया मंच पर आएं। आप सबका हार्दिक आभार। स्वागत एवं संयोजकीय वक्तव्य के लिए स्वागत और संयोजकीय वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर लालसा यादव जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आएं। नमस्कार सभी को। और मैं खुश हूँ और बेहद खुश हूँ कि सभागार भी भरा है और हमारे सभी अतिथि आ चुके हैं। हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से ये स्त्री साहित्य के विविध आयाम विषय के जो गोष्ठी है, उस गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। हमारे विभाग के 100 वर्ष क्या पूरे हो चुके हैं। 101वें वर्ष में हमारा विभाग चल रहा है। इस 100 वर्षों का जो विभाग का सफर है, विश्वविद्यालय का सफर तो उल्लेखनीय है ही, लेकिन विभाग का सफर भी काफ़ी उल्लेखनीय है। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार मनीषी यहाँ पर रहे
और हमारे ही विश्वविद्यालय में ही नहीं, दूसरे विश्वविद्यालयों में भी स्त्री अध्ययन केंद्र हैं, स्त्री विषय पढ़ाए जाते हैं, स्त्रियों पर बातचीत होती है, गोष्ठी होती है, लेकिन एक दिवसीय या एक वक्ता के रूप में गोष्ठियां हमने सुनी हैं। लेकिन इस बार जो स्त्री विषय को लेकर ये 2 दिवसीय गोष्ठी है, साहित्य और स्त्री को समझने की जो दृष्टि है, हमारा साहित्य जो दृष्टि देता है, उसमें हमने विशेषकर बाहर से साहित्यकारों को ही बुलाया है, उनको ही हम आज सुनेंगे, समझेंगे। साहित्य की दुनिया बृहत्तर दुनिया है, वहाँ पर आप देखेंगे कहानी है, कविता है, नाटक है, और सबके केंद्र में स्त्री है। कोई ऐसी कहानी, कविता, नाटक हमें नहीं मिलता आदिकाल से लेकर आधुनिक मध्यकाल या उससे पहले कि जिसके केंद्र में स्त्री ना रही हो। स्त्री हमेशा से साहित्य के केंद्र में रही है, क्योंकि उसके बिना, उसको लेकर रचे बिना साहित्य की रचना नहीं होती है। क्योंकि अब हमारे लिए सोचने का विषय यह है कि हम स्त्री को किस दृष्टि से देखते थे। पहले मध्यकालीन स्त्री और आधुनिक स्त्री और उत्तर आधुनिक होते हुए समाज में स्त्री कैसे दिखती है, आपने आया हो, जब आप प्रवेश किए होंगे या आपको जो कार्ड मिला होगा उसमें एक लोगो है, बहुत आपने देखा होगा ध्यान से। उस लोगो को बनवाने के लिए हमारे विभाग के नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के अजय जेटली साहब हैं, जो फाइन आर्ट्स के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने जब कहा कि हमको एक ऐसा चित्र चाहिए जिसमें 3 पीढ़ियों की स्त्रियां हों। एक आध और चित्र हमको मिला कहीं से, पर वो हमको बहुत पसंद नहीं आया, हमको लगा वो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे जो चित्र दिया, आपने देखा होगा कि एक घूंघट वाली स्त्री है, एक बीच वाली स्त्री है जो चश्मा ऊपर लगाए, और तीसरी आधुनिक जो हेडफोन लगाए हुए है। तो इस तरह से स्त्री की बदलती हुई छवि जो हमें दिख रही है, और विभिन्न आयाम जो साहित्य के हैं उन सब में दिख रही है, उस स्त्री को देखने का हमारा जो नजरिया है। देखिए, अभी हम लोग जब यहाँ बैठे थे सामने, तो भूरेलाल जी ने कहा कि आज हवा बहुत तेज चल रही है, तो हमने कहा कि यहाँ आज गोष्ठी है स्त्रियों पर, तो हवा तेज चलेगी, क्योंकि स्त्रियों को संघर्ष के बीच से आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होता है। वो उनको कोई रास्ता बना के नहीं देता है, उनको रास्ता बनाना पड़ता है। तो संघर्षों से के बीच से निकली हुई आज की स्त्री है, किसी ने उसको बनाया नहीं है। बहुत सारे लोग, सब लोग स्त्री उस पर बातें होती हैं, आगे भी आप सुनेंगे कि स्त्री कैसे आगे बढ़ी, कैसे यहाँ तक पहुँची। अचानक से नहीं पहुँची है, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक अनामिका जी की एक कविता है जिसको मैं पढ़ते हुए तो शायद ज़्यादा, क्योंकि कविता ज़्यादा संवेदनशील और प्रेषणीय होती है और कम शब्दों में ज़्यादा समझा देती है, इसलिए मैं अनामिका जी की कविता से अपना संयोजकीय वक्तव्य रखूंगी। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कापियों का चनाजोर गरम के लिफाफे बनाने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुप्त हो उम्मीदें देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। तो स्त्री साहित्य की स्थिति और अपेक्षा का बयान करती हुई यह जो कविता है, आज भी स्त्री की कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। कवि अरुण कमल ने रेखांकित करते हैं कि स्त्रियों ने अपनी मुक्ति और मानव मात्र की मुक्ति के अद्भुत गीत गाए हैं। बिल्कुल प्राचीन काल से सारे लोकगीत मुख्यतः स्त्रियों के द्वारा ही रचे गए हैं।
जो दुनिया की सर्वाधिक मर्मस्पर्शी कविताएं हैं, थेरी गाथाएं और बौद्ध भिक्षुणियों ने रची, स्त्री मन की उन्मुक्त अभिव्यक्तियां तो हैं ही, साथ ही प्रतिरोध का जीवंत दस्तावेज भी है। हम हम इसलिए ये इतिहासकारों या स्त्री के बारे में जो विचारकों के जो नाम हैं, उनके कथन है, इसलिए भी नोट कर रहे हैं कि कहते तो हैं कि साहित्य में स्त्री का बड़ा योगदान है, स्त्री रचती है, स्त्री बसाती है, स्त्री ये करती है, स्त्री वो करती है, लेकिन क्या सचमुच इतने कहने के बाद भी इतिहासकारों ने स्त्रियों के साहित्य या लोकगीतों में जो रचा गया है उसके साथ न्याय किया है? ये विचारणीय विषय है। जितने भी इतिहास अभी तक लिखे गए हैं उसमें उमा, पार्वती, पद्मा, मध्यकाल में मैडम जानती हैं सुधा जी, उन्होंने काम किया है कि ये पहले आती हैं सूर, तुलसी, कबीर जैसी, मीरा से। लेकिन जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखा तो उन्होंने कहा कि सूर, तुलसी, कबीर जैसी जैसी इनकी रचनाएं हैं, कभी नहीं कहा कि इनके जैसी सूर, तुलसी, कबीर की रचनाएं हैं। ये हमारे इतिहासकारों की स्त्रियों के बारे में दृष्टि है कि उनके लिखे को, क्योंकि मान लिया है कि स्त्री के पास वह प्रतिभा नहीं होती, वह क्षमता नहीं होती कि वह रच सके, वह नकल कर सकती है। इसीलिए हम तुलसीदास को जानते हैं पर रत्नावली को नहीं जानते। रत्नावली ने 202 दोहे लिखे, लेकिन रत्नावली को हम कैसा लिखती है तो बात का विषय, लिखती है पहले तो यही रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो इसलिए हमारे लिए यह विचारणीय विषय होता है कि साहित्य में हम स्त्री को माने और उसके जो देह है उसको रेखांकित करें या उसको रिकॉग्नाइज करें। बहुत सारे लोगों ने किया। जब हम ये बात कह रहे हैं तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि फलाने किया है। अगर कुएं में ढकेलने का काम किया तो कुएं से निकालने का काम भी पुरुषों ने किया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन वह संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, संख्या में उतनी नहीं है। एक बात। दूसरा, एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि हमें वहाँ पर बाहर लिखा होगा, मैंने एक लोगो लगवाया है कि सौंदर्य स्त्री विरोधी मानक है, कि सौंदर्य के प्रति हम इतने आज तक, मतलब स्त्रियां सच के अच्छी लगती हैं, हम आप भी तैयार होके आते हैं, सच के आते हैं, पुरुष भी सच के आते हैं, लेकिन स्त्री ऐसे ही सुंदर लगती है, वो रफ टफ सुंदर नहीं लगती है। जब तक सज ना ले तब तक सुंदर नहीं लगती। हमारे यहाँ कुंभ हुआ, कुंभ में एक बहुत वायरल हुआ एक वीडियो, सबने सुना होगा, हम नहीं जानते कि किसी ने न सुना हो। मोनालिसा का नाम, जो माला बेचने वाली थी, बहुत सुंदर थी, आंखें सुंदर थी, माला बेचने वाली सुंदर थी। अब उसको मेला छोड़ के भागना पड़ा, ऐसा कहा गया। तो चंडीगढ़ की एक गहना बनाने वाली कंपनी ने उनको हायर किया है कि हमारे गहने का प्रचार करो, बहुत सुंदर है। किसी ने ऑफर किया सिनेमा में सीरियल बनाने का, यानी कि स्त्री उसको ब्यूटी विदाउट ब्रेन और ब्यूटी विद ब्रेन। तो विदाउट ब्रेन है तो उसको सुंदर कैसे दिखेगी? जब तक हम उसको आभूषणों से, गहनों से सजा नहीं लेंगे तब तक वो सुंदर नहीं दिखेगी। सुंदर दिखने के लिए जरूरी है और कि वह गहनों से, आभूषणों से और अपने हाव भाव, अपनी चाल ढाल से ऐसी दिखे कि सुंदर लगे। अन्यथा मोनालिसा की रफ टफ ब्यूटी लोगों को पसंद नहीं है। अन्यथा जो ये माल बेचने वाली कंपनियां हैं ऐसे हायर नहीं करती। हायर किया उनको क्योंकि उनको उसको और सुंदर बनाना है, सुंदर बना के ही उसको लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का समाज है जो स्त्री को क्या देखना चाहता है और हम भी वैसा ही दिखना चाहते हैं। ये हमारे तो क्या, वैसे हमारे बीच में मैं विमर्श पढ़ाती हूँ तो लड़कियाँ भी लड़के भी कहते हैं मैडम लड़कियाँ तो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी तो होती हैं घर की, लेकिन लक्ष्मी किस रूप में होती है भाई? अपनी लक्ष्मी को कैसे रखोगे? घर के भीतर उड़ा के, पहना के, सजा के लक्ष्मी को रखोगे या लक्ष्मी को बौद्धिक रूप से भी कुछ आगे बढ़ने दोगे? और एक शब्द पुरुषों की दुनिया में है, आप पता नहीं परिचित हैं या नहीं है, बिंबो। जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि बुद्धि से, मस्तिष्क से खाली सुंदर स्त्री को कहते हैं बिंबो। जो मस्तिष्क नहीं है, सुंदर दिख रही है, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटनी स्पेयर को कहते हैं बाहर के देश में, हमारे यहाँ कहते हैं राखी सावंत। जैसे जो लड़की है सुंदर है पर ऊपर से खाली,
तो ये मजाक भी बनाते हैं, सुंदर भी आपको दिखाना चाहते हैं कि मुंह खोले तो ये अपनी उनकी वास्तविक स्थिति दिख जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मजाक बनाए जाते हैं स्त्री को, और जबकि स्त्री कहीं से ये नहीं चाहती कि हमारी दुनिया पुरुषों की दुनिया से अलग है, हम अलग हैं, स्त्री अलग है। वो सिर्फ बराबर कि जो हक, जो अधिकार जो आपको मिलते हैं वो हमें मिले। हम बाहर निकले तो हमें घूर के क्यों देखा जाए, हम बाहर निकले तो हम पर फब्तियां क्यों कसी जाए, आपकी तरह हम भी हैं, ये माना जाए। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, ये जब देह मुक्ति की बात करती है तो व्यभिचार की बात करती है। देह मुक्ति का सवाल अगर स्त्री करे तो वहां पर व्यभिचार जुड़ जाता है कि ये सवाल तो व्यभिचार से जुड़ा है। तो वो बंद रह के भी बहुत सारे लोग अभी आएंगे, इस पर बहुत सारी बातें करेंगे। मैं अपनी ओर से और अपने पूरे विभाग की ओर से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला संकाय की ओर से इस गोष्ठी में आए वक्ताओं का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय जया जादवानी जी, मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर चारू गुप्ता जी, नवजागरण और स्त्री साहित्य की गंभीर अध्येता प्रोफेसर सुधा सिंह और प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, नवजागरण काल के साहित्य पर अपने गंभीर शोध कार्य के लिए सुपरिचित डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह और डॉक्टर चारू सिंह, कहानीकार कविता जी और डॉक्टर ज्योति चावला, कवित्री, कविता कादम्बरी, युवा आलोचक श्रुति कुमुद, स्त्री वैचारिकी की गंभीर अध्येता प्रोफेसर प्रीति चौधरी और डॉक्टर अर्चना सिंह, हिंदी के वरिष्ठ आलोचक और आज 75 वर्ष पूरा कर रहे श्री वीरेंद्र यादव, बहुपठित और लोक साहित्य के विशद अध्येता डॉक्टर अवधेश मिश्र, हमारे विभाग के पूर्व अध्यक्ष और प्रखर आलोचक प्रोफेसर प्रणय कृष्ण और नाटक की दुनिया के सुपरिचित नाम अमितेश कुमार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके वक्तव्यों से यह गोष्ठी सार्थक और जीवंत होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इस अवसर पर मैं अपनी माननीय कुलपति महोदया को बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहती हूँ, जो एक जरूरी बैठक के लिए शहर से बाहर हैं। उनका सहयोग, समर्थन और निर्देशन न होता तो यह गोष्ठी संभव ही न होती। हमने पिछले वर्ष, जैसा कि सुधा जी ने बताया, कि 3 गोष्ठियों का प्रस्ताव मैडम को दिया था और बिना एक पैसा, जैसे होता है नहीं कि हम जब प्रस्ताव बनाते हैं तो हमको लगता है 3 मांगो तो शायद 2 मिल जाए, 1 मांगो तो शायद 80 मिल जाए। तो हम लोगों ने 3-3 का प्रस्ताव दिया और बिना एक पैसा कम किए उन्होंने पूरा का पूरा स्वीकृत कर दिया। एक हो चुकी है, एक हो रही है और एक होने वाली है। हमारा विभाग इसके लिए उनका बहुत आभारी है। मैं उनकी अनुपस्थिति में ही उनका स्वागत करती हूँ। वे यदि परिसर में होती तो अवश्य आती, उनका वादा था मुझसे कि मैं इस गोष्ठी में रहूंगी। हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर आशीष खरे जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका बहुत स्वागत है। वे अत्यंत व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने साहित्य प्रेम के चलते हमारे विभाग के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए प्रतिभागी मित्रों, हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से आए शिक्षक, महाविद्यालयों के शिक्षक, परास्नातक, स्नातक कक्षा के छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं और कल से ही तैयारी में लगे हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, आपका बार बार स्वागत है। आज कल के जो वक्ता श्रोता इसमें शामिल हैं, होंगे, सभी सहभागी बनेंगे, उन सभी का मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इन 2 दिन की बातचीत में हम सभी समृद्ध होंगे। एक मुझे मालूम नहीं है कि किसकी कविता है, पर एक कविता है, मैं चाहती हूँ, किसी की लिखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस इतना कि मुझे अच्छी लगती है, मैं चाहती हूँ कि उस कविता को पढूं और जो पुरुष सवाल होते हैं, थोड़ा संवाद शैली में है, उसको देखिए कि कैसे सवाल होते हैं। जो आधुनिक स्त्री है उसकी भी क्या गति होती है जब वो अपने आभूषणों को नकारती है, सिंदूर बिंदी चूड़ी को नकारती है, तो उसके साथ कैसे सवाल होते हैं, शायद आपको अच्छी लगे। उसने कहा, चूड़ियाँ सुंदर लगेंगी तुम्हारी कलाइयों में, पहनती क्यों नहीं, पहना करो। हमने सुना और मुस्कुरा दिया।
पाजेब से पैर बहुत सुंदर लगते हैं, उसकी संगीतमयी ध्वनि मुझे अच्छी लगती है, पहना करो। हमने सुना और सुनकर मुस्कुरा दिया। पर सर पर पल्लू हो तो कितना सुंदर लगोगी तुम। हाँ, बिल्कुल सीता सी। रखा करो सर पर पल्लू। हमने सुना और सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर अति बौद्धिक प्रश्न तुम्हारा, अच्छा बताओ चूड़ी क्यों पहनती है औरत? कब पहनी होगी पहली बार? मैंने कहा मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, सुहाग की निशानी है ये पता है। फिर हमने कहा अच्छा बताओ पुरुष चूड़ी क्यों नहीं पहनते? उसने कहा हट पगली, पुरुष चूड़ी कैसे पहनेगा? कायर कहेंगे सब उसे, वो तो औरत का गहना है। हमें तो इसी जवाब का इंतजार था। हमने कहा औरत का गहना पुरुष के लिए तौहीन क्यों है? उसने कहा मत पहनो, बस लेक्चर मत झाड़ो। हमने कहा अभी पाजेब, पल्लू और बिंदी तो हमने पूछे ही नहीं। बस, थैंक यू। जय तो जय, जय जय इलाहाबाद। और ये हमारे गोष्ठी हम शुभकामना करते हैं और सबसे उम्मीद नहीं करते, विश्वास है मुझे कि मेरे आगामी आने वाले दिन सर का आशीर्वाद है। और सर ने मुझे कल काफ़ी उत्साहित किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप साथ हैं और आपका आशीर्वाद है। और हमने सिर्फ महिलाओं को शामिल नहीं किया है, पुरुष भी हमारे साथ हैं जो विचारों से। एक दिन सर मैंने किसी को कहा कि हमने कहे पुरुषों को क्यों बुलाया? हमने कहा हमने उन पुरुषों को बुलाया है जो फेमिनिस्ट हैं। तो कहे कि महिला पुरुषों को तो फेमिनिस्ट मत बनाइए। तो मुझे लगा कि हमने कहा सर मेरा मतलब है जो स्त्रीवादी, जो विचारधारा से स्त्रीवादी हैं उनको बुलाया है। धन्यवाद, नमस्कार, सबका स्वागत, आभार। आप सभी का स्वागत करती हुई हमारी अध्यक्ष प्रोफेसर लालसा यादव जी। उनका कहना था कि अपने पक्ष में खड़ा होने का मतलब नहीं कि हम किसी के विपक्ष में खड़े हैं। अपने पक्ष की बात रखने का मतलब नहीं है कि हम किसी से कोई प्रतिशोध या प्रतिकार में हैं। बस हम अपनी बात खुद रख रहे हैं, उसे उसी तरह सुना जाए जैसे हमारी बात है। आज की हमारे जो विशेष अतिथि हैं हमारी, उनके उद्घाटन भाषण के लिए, उद्घाटन सत्र के इस भाषण से पहले मैं उनका बहुत संक्षिप्त में आपका परिचय बताती हूँ। आपका जन्म 1 मई 1959 को कोतमा, शहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ था। जया जादवानी जी की शिक्षा हिंदी और मनोविज्ञान में आप स्नातक हैं। आपकी कृतियों पर बस मैं बहुत कम शब्दों में बात करूंगी। मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठता है कोई, एक उठी अश्वर, ये आपके 3 कविता संग्रह हैं। पहिन जी गोल्हा में आपकी सिंधी कविता संग्रह है। मुझे ही होना है बार बार और अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है। इन सारी रचनाओं का शीर्षक ही बताता है कि इसके भीतर क्या होगा, उससे पूछो। आपकी एक रचना है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। अनकहा आख्यान कहानी संग्रह है ये आपके 5। खामोशियों के देश में ये सिंधी कहानी संग्रह है। प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह, ये कथाएं सुनाती जाती रहेंगी हमारे बाद भी। एक एक शीर्षक बताता है कि ये किस आंच से तपे हुए रचना कर्म है। तमश और कुछ न कुछ छूट जाता है। मीठो पाड़ी खारो पाड़ी आपका उपन्यास है। सिंधी उपन्यास हिंद शहर में हिकू शहर हो। आपने अनुवाद किया है जे कृष्णमूर्ति का टू हिमसेल्फ। इंडियन क्लासिकल सीरीज में अंदर के पानियों में कोई सपना काटता है पर एक टेलीफिल्म बन चुकी है। कई रचनाओं का भारतीय भाषा और अंग्रेजी में आपके द्वारा अनुवाद किया गया है। मुक्तिबोध सम्मान प्राप्त हो चुका है मैडम को। कुसुमांजलि सम्मान, कथाक्रम सम्मान से सम्मानित हैं। इस मंच पर थर्ड जेंडर पर लिखी गई एक अनूठी किताब देह कुड़रिया भी मैम का एक उच्च कोटि का रचना कर्म है। मैं आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सब ध्यान से सुने, हम सब निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। धन्यवाद। बहुत आदरणीय मंच, मेरे सामने बैठे हुए बहुत प्यारे दोस्तों, मैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की आभारी हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सबको बुलाया है
और मुझे आपके सामने अपनी कुछ बातें रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त में जबकि हमारा अदब और अदीब से रिश्ता कमज़ोर हुआ है, ऐसे प्रोग्राम इस रिश्ते आवाज़ कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसे प्रोग्राम इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ गांठें लगाते हैं और इन्होंने जो प्रोग्राम किया है अदब और अदीब के रिश्ते को मजबूती प्रदान की है। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए। उम्बेर्तो इको जो प्रसिद्ध इतावली चिंतक कथाकार हैं, उन्होंने कहीं कहा है, वही कौम हिंसा पर उतारू होती है जिसका अदब से रिश्ता कमज़ोर होता है। इस रोशनी में अगर हम देखें तो हमारा भी अदब से रिश्ता कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है, जिसका फ़ायदा फ़िक्रा परस्तों ने उठाया है। हमारा वक्त अब हमारा नहीं रहा, हमने उसे ऐसी जानकारियाँ इकट्ठी करने में लगा दिया है जो सुबह आती हैं और शाम तक बासी हो जाती हैं। दिन भर बनती बिगड़ती हैं, शाम तक बासी हो जाती हैं। अगले दिन सुबह उठते ही हम नई जानकारियों के गिरफ्त में आ जाते हैं। बहुत लोगों को यह भी लगता होगा कि इस तरह के प्रोग्राम करके हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पर दोस्तों, मोहब्बत, मुरव्वत और इल्म वक्त ज़ाया करने से ही हमारे पास आते हैं। यह वक्त ज़ाया करके आज हम कुछ इल्म हासिल करेंगे। दोस्तों, मेरे देखे पिछले 50 वर्षों से हम स्त्री की आज़ादी की बात कर रहे हैं, पर क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं जहाँ पहुँचने का सपना लेकर हम चले थे? शायद नहीं पहुँच पाए हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था तो इसका कारण है ही, पर क्या कुछ और भी कारण हैं? क्या वे कारण स्त्री के भीतर मौजूद हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं स्त्री बदलना चाहती है और पिछले 50 सालों में या पिछले 100 सालों में ग्रेजुअली हम स्त्री की जो छवि देखने के आदी रहे हैं, अब वो बदल गई है और हम ये जान रहे हैं कि अपने किले जैसे घरों में बंद रहने के बावजूद स्त्री बदल चुकी है। पहले की स्त्रियों को जो चाहिए था, अब की स्त्रियों को वो नहीं चाहिए। पहले की स्त्रियों को घर, बच्चा, एक पति या एक प्रेमी, एक तरह की सिक्योरिटी चाहिए थी। अब की स्त्रियों को ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब स्त्री खुद खुल के जी रही है, स्त्री की संवेदनाएं बदल गई हैं। स्त्री अब थोड़ा सा अपना एकांत रच पा रही है। अब वह खुलकर खुद को अभिव्यक्त कर रही है और उन विषयों पर बात कर रही है जो इसके पहले उसने कभी नहीं किया। अब जो कुछ उसको बताने, जो कुछ भी उसके पास बताने को है, वह खुलकर बता रही है। अपने अंगों की बात, अपनी जिस्मानी भूख और प्यास की बात, अपनी आगाज़ों की बात, जिसकी बाबत वह सदियों से चुप थी। और कमाल की बात यह है कि आज भी यह साहस इतने सालों बाद भी मात्र मुट्ठी भर स्त्रियां ही कर पाई हैं। बाकी अभी तक बहुत सारी स्त्रियां गांव में स्पेशली अगर हम देखें तो वो अपने किले जैसे घरों में ही बंद हैं। दोस्तों, हम आधी दुनिया है, वो आधी दुनिया जो अपने हक और हैसियत से नावाकिफ है। हक कि उसे क्या मिला हुआ है और क्या अभी तक नहीं मिल पाया है, और उसके लिए एक लंबी लड़ाई की दरकार है। और हैसियत कि मनुष्य के रूप में वह क्या है, उसकी पहचान क्या है, एक मनुष्य के रूप में उसकी पहचान है भी या उसे अब तक मादा और होम मेकर ही माना जाता है। वे होम मेकर जरूर हैं, पर होम उनका नहीं है। उन्हें बड़ी आसानी से बेदखल किया जा सकता है। बीज उनकी कोख में जन्मता है, फसल पर नाम उनका चलता है।
पेपर्स पर संपत्ति उनके नाम है, स्त्रियां नॉमिनी बने रहकर खुश हैं। पुरुष के दिल और घर में जगह बनाने की कोशिशों, फिक्रों और साजिशों में स्त्री की जिंदगी गलतान हुई जा रही है। पहले हम ढीली ढाली मादा थी, अब चुस्त दुरुस्त मादा है, पर हमारी मादा होने की नियति में कुछ खास फर्क नहीं आया है। दोस्तों, 21वीं सदी के इस लम्हे में जब मैं आपके सामने स्त्री साहित्य के विविध आयाम पर बात कर रही हूँ, आप देख सकते हैं पिछले 20-30 सालों में स्त्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारे देखते ही देखते स्त्रियों की न जाने कितनी नस्लें आ गई हैं। हर किस्म का काम करती हुई औरतें अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर सत्ता के शीर्ष पर बैठी औरतें, बेखौफ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही औरतें, समलैंगिक औरतें जो बच्चा पैदा करने का हक मांग रही हैं, लीगल वैश्याएं, सेना में शामिल औरतें, पायलट औरतें, बाजार पर कब्जा जमाने वाली औरतें, वे औरतें जो तलाक के बाद गुजारा भत्ता लेती नहीं देती हैं, बॉडी बिल्डर औरतें, खिलाड़ी औरतें, टीवी और वेब सीरीज पर छाई औरतें और भी न जाने कितने किस्म की औरतें। पर जब कभी इन औरतों से उनकी सफर की बाबत पूछा जाए तो वो अपने इस सफर का रूह हिला देने वाला बयान करेंगे कि उन्होंने जो हासिल किया है, कितनी मौतें मरकर, कितनी शर्तों पर, कितने नरक जीकर और कितने स्वर्गों का प्रलोभन छोड़कर। स्त्री के लिए वहां तक पहुंचना कभी भी आसान नहीं रहा जहां एक पुरुष बहुत आसानी से पहुंच जाता है। दोस्तों, स्त्री की आज़ादी की यह लड़ाई साहित्य में बहुत पुरानी है। रुकैया सखावत हुसैन की 1903 में प्रकाशित कहानी आई थी सुल्ताना का सपना, जिसमें उन्होंने मर्द रूपी शतरंज की बिसात ही पलट दी। पहले जहां स्त्री घरों में कैद थी, रुकैया ने वहां मर्दों को बैठा दिया और हुकूमत औरतों की कर दी। सुल्ताना का सपना में मर्द कहीं नहीं है, मर्द घरों में है। वही औरत वाली चार दीवारी में बंद, घुटन और बेबसी का शिकार। आखिर हमने ये कैसा समाज बनाया है कि हमारी आधी आबादी के लिए घुटन और बेबसी है और स्त्रियां सुल्ताना जैसा सपना देखने को मजबूर हैं। इसका एक अंश देखिए। सारे मर्द कहाँ हैं? मैंने पूछा। अपनी सही जगह पर हैं, जहाँ उन्हें होना चाहिए। सही जगह से तुम्हारा क्या मतलब है भला? हो समझी, तुम पहले यहाँ कभी नहीं आई हो ना, सो हमारे रिवाजों से परिचित नहीं हो। हम अपने मर्दों को घरों में बंद रखते हैं जैसे हमें जनाना में रखा जाता था। अब ये 1903 की कहानी है। तब एक औरत के भीतर, 125 साल पुरानी कहानी है, तब एक औरत के भीतर आज़ादी का सपना कुलबुलाता है और वो चाहती है कि मर्द वही जिंदगी जिए जो उसने हमारे लिए तय कर रखी है। औरत की बगावत शायद इससे भी पुरानी है। कहते हैं खुदा ने पहले आदम को पैदा किया, फिर उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया। जन्नत में सब कुछ खाने की आज़ादी थी, पर एक पेड़ के बारे में हुक्म था कि इसके फल को ना खाया जाए। नाफरमानी की पहली रिवायत यहीं से शुरू होती है। औरत जन्म से ही अपनी जिज्ञासाओं को दबाने में नाकाम रही है। आदम ने लाख समझाया, पर हवा ने वह फल तोड़कर खा लिया। नतीजे में उन दोनों को स्वर्ग से बेदखल होना पड़ा। बहुत सी कहानियाँ हैं दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक। हम जब छोटे से बड़े हो रहे थे, अब से ये सब कहानियाँ पढ़ती आ रही हैं। महादेवी वर्मा से पहले भी लिखा गया है, उनके बाद से लेकर आज तक बहुत सारी लेखिकाएं हैं। 70, 80 और 90 के दशक से जिनको मैंने बहुत पढ़ा है, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोपती, नासिरा शर्मा, राजी सेठ, प्रभा खैतान, सूर्यबाला, चित्रा मुक्तर, बहुत सारे नाम हैं जिनको हमने पढ़ा है और अपने विचारों पर आज हम उनकी स्पष्ट छाप देख सकते हैं।
दोस्तों तब स्त्री विमर्श जैसे शब्द लोकप्रिय नहीं हुए थे और इन शब्दों का प्रयोग किए बगैर भी स्त्री अपनी यातना, गुलामी, अपनी पीड़ा को बराबर अभिव्यक्त कर रही थी। उस वक्त की कहानियों में स्त्री घर के पचड़े, घर की राजनीति, परिवार नाम के बाड़े से बाहर निकलने को छटपटा रही थी। उसको खुद को पहचानने की कोशिश थी, कहीं बहुत भीतर दबी थी और धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। कृष्णा सोबती का भी जिक्र हुआ, एक लड़की मित्रों मर्दानी, उन्होंने बहुत लिखा स्त्री स्वतंत्रता पर। मधुला गर्ग ने स्त्री स्वतंत्रता, प्रेम, वैवाहिक जीवन की एक रास्ता और पर पुरुष का आकर्षण, इन पर बहुत लिखा। तो जो चीज उस समय दबी हुई थी, आज की जनरेशन में वो चीज बहुत उभर कर आई है। 95 में मैंने एक कहानी लिखी थी, कयामत का दिन उर्फ कब्र से बाहर। उसमें नायिका एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी मर्जी से जीने के लिए घर से निकलती है और जिस तरह के लोगों से उसका सामना होता है, आखिरी में वो कहती है कि अब मैं थक गई हूँ और अब मुझे अपने घर के बाड़े में ले चलो। 95 की कहानी थी, पर अब मैं जानती हूँ दोस्तों, अब कोई भी घर से भागी हुई स्त्री घर लौटना पसंद नहीं करेगी, चाहे उसको कितनी भी दिक्कत हो, क्योंकि अब वक्त बहुत बदल गया है। अब की लेखिकाओं में, कहानियों में विषय की विविधता के साथ साथ सरोकारों की विविधता भी साफ देखी जा सकती है। इस आने वाले वक्त में स्त्री ने नई करवट ली है। इंटरनेट ने हम सभी के जीवन में बड़ी क्रांति ला दी है। आर्थिक निर्भरता आ गई है और हम अब अपनी जमीन, अपनी मनी की बात करने लगे हैं। अभी ये तो अभी मैंने पुराने कथाकारों की बात की। मैं इन सब कहानियों का नाम लूँगी तो बहुत वक्त हो जाएगा और जो भी अभी हम बात सुनेंगे आप सबकी, उनमें हम अलग अलग कहानियों का जिक्र आप सब सुनते रहेंगे। तो अभी मैं एक ताज़ा तरीन बात है, पिछले वर्ष हंस का कहानी प्रतियोगिता हुई थी हंस की। उसमें 3 जजेस थे, उनके पैनल में एक मैं भी थी। तो हम लोगों ने सम्मिलित उससे एक समीना खान की कहानी थी, राखिया की अम्मा, उसको फर्स्ट प्राइज दिया मैंने, कि हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई थी, मैंने भी और दूसरे 2 जजों ने भी। तो वो एक औरत, एक बुजुर्ग औरत जो 150 रुपए में एक रजाई सीती है और ब्रोकर 500 रुपए में जाकर उसको बेचता है मार्केट में और उसको मात्र 150 रुपए देता है और वो उसमें खुश है। उसको लगता है कम से कम इस बुढ़ापे में मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अमेजिंग कहानी थी, ऐसा गद्य था जैसे ईरानी कालीन बुना हुआ होता है। तो ये जो आग है, ये जो पैशन है, चाहे हम इसको अपने लफ्ज़ों में ला पाएं या ना ला पाएं, इसको इस तरह एक्सप्रेस कर पाएं या ना कर पाएं, पर ये आग औरत के भीतर हमेशा रहती है, चाहे कितनी भी बूढ़ी हो और कितनी भी जवान हो। इस तरह से और भी कई सारी कथाकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, योगिता उपासना, कुछ नाम ले रही हूँ, सबाहत आफरीन, सिनीवाली शर्मा, प्रकृति करगेती, ये नाम इसलिए ले पा रही हूँ क्योंकि अभी ताज़ा मैंने इनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, इसलिए मुझे याद रह गई हैं। वनमाली का एक नवोदित कथाकारों पर अंक आया, उनमें सारी नए कथाकार हैं और अद्भुत कहानियाँ, आप एक भी कहानी छोड़ नहीं सकते। बहुत अच्छा अंक था। दोस्तों, अब नए स्त्री कथाकारों के लिए घर नहीं, सबसे पहले अपनी महत्वाकांक्षा, अपने सपने और वह खुद है, अपनी आत्म पहचान है जिसे वह बड़ी शिद्दत से ढूंढती है। जो सार्थकता वह बच्चों और पति की सेवा में ढूंढती थी, अब खुद में ढूंढती है। हालांकि स्त्री के लिए वक्त बहुत धीरे धीरे बदला है। देखिए ना, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर स्त्री अभी भी अपना जेन्युइन हक नहीं ले पाई है। अब सवाल यह भी है कि आज कहानी की भाषा बदली है, पर क्या उसमें आने वाले बिंब और छवियां भी बदली हैं? क्या अंतर वस्तु के बदलने से जो भाषिक और संरचनात्मक बदलाव होता है वह भी बदला है? और सबसे बड़ी बात, जितना आज की स्त्री बदली है, क्या पुरुष भी बदला है?
क्योंकि उसका बदलना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि सिर्फ पुरुष ही पितृसत्तात्मकता का वाहक नहीं है। भारत जैसे देशों में स्त्रियां भी पितृसत्ता की मुख्य संवाहक हैं। जितना नुकसान एक स्त्री ने दूसरी स्त्री का किया है उतना अकेले पुरुष ने नहीं किया, और इससे तैयार भी पितृसत्ता ने ही किया है। तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि स्त्री का संघर्ष पितृसत्ता से है, पुरुष से नहीं। इस समाज के अभाव, इस समझ के अभाव में हम एक अराजक समाज को जन्म दे देंगे। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री एलन पोम्पियो कहती हैं, स्त्री या तो विक्टिम हो सकती है या विलेन। जिनमें विलेन होने की सामर्थ्य नहीं होती वे विक्टिम होती हैं। पूरे विश्व में नारी संघर्ष जारी है और यह हर जगह अभिव्यक्त हो रहा है। हर जगह पितृसत्ता और धर्म सत्ता अपने बदले हुए स्वरूप में सामने खड़ी हैं। तालिबान, मध्य पूर्व और ईरान में कठमुल्लापन इसके उदाहरण है। हालांकि पश्चिम में, यूरोप में काफ़ी राजनीतिक सामाजिक समानता स्त्री के हिस्से में आई है, पर यह सफ़र अब भी इतना आसान नहीं है। स्त्रियों, ईरान के औरतों की पीड़ा पर यादवेंद्र शर्मा की एक किताब आई है, अंधकार में खुलती हुई एक खिड़की। उसमें आप ईरानी महिलाओं का दिल दहला देने वाला बयान पढ़ेंगे। उसकी डायरी के अंश देखेंगे किस तरह से उन्होंने अभिव्यक्त किया है अपनी तकलीफ। ये बहुत पढ़ने लायक किताब है। 2020 में यूनेस्को के एक अध्ययन के अनुसार भारत ही नहीं, बहुत सारे देश जेंडर बायस्ड हैं। इधर अब जाकर LGBTQ हमारी कहानियों में शामिल हुए हैं। इसके पहले तक किसी ने इनका दर्द समझने की कोशिश नहीं की थी। और बहुत सारे और भी हैं, LGBTQ में भी कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, हमने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं देखती हूँ कि इक्का दुक्का लोग इनके बारे में लिख रहे हैं और इनकी तकलीफ बयान कर रहे हैं। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका दूसरा पक्ष भी देखा जाना चाहिए। जिन मुट्ठी भर स्त्रियों को आज़ादी मिली है, उन्होंने अपनी आज़ादी का क्या किया है? क्या वह मिली हुई आज़ादी और जिम्मेदारी संभाल पा रही हैं, या दोनों के बीच कहीं फंस गई हैं, गोल गोल घूम रही हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है? आने वाले सालों में परिवार नाम की संस्था कितनी बचेगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। जंजीरें टूटी हैं, पर कितनी टूटी हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब देखने में सरल प्रतीत होते हैं, पर है नहीं, क्योंकि प्रश्न भी गहरे नहीं हैं। स्त्री को आज कई मोर्चे संभालने होते हैं। उसे घर की तुच्छ लड़ाइयों से लेकर बाहर के कंपटीशन और रेप तक के भयों का सामना करना पड़ता है। वह इन बदलावों को कैसे देखती है, कैसे जीती है, कैसे इनसे डील करती है और कैसे इनको लिखती है? अब देखिए ना, हमारी माँ बुर्का पहनती थी और हमारी बेटी बिकनी पहनती है, और हम वो बीच की पीढ़ी है जिनका सारा जीवन इस लपलपाती विद्रोह की ज्वाला को झेलते हुए गुजरा है कि जो हमने देखा है वो हमारी बेटी को न देखना पड़े। अब इस बात को एक और एंगल से भी देखने की ज़रूरत है कि स्त्री कहीं ना कहीं, आज की युवा लड़की पुरुष की बराबरी करना चाहती है। हालांकि वह बराबरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वह चाहती है कि लड़कों जैसा स्वच्छंद जीवन जी सके। लड़कों की तरह वह भी शराब, सिगरेट और नाइट आउट करना चाहती है। और इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वह खुद को अभी भी पुरुष की आंख से देख रही है? सिमोन द बोवाल ने बहुत पहले कह दिया था, जब एक स्त्री आईने के सामने बैठकर खुद को देख रही होती है तो कहीं ना कहीं वह खुद को पुरुष की आंख से देख रही होती है। सुंदरता को बढ़ाने और बचाने वाली बड़ी से बड़ी ब्रांड्स इस बात की गवाह है कि उनका एक ही मकसद है स्त्री को रिझाना। चाहे मुट्ठी भरी सही, लड़कियों को अब अपनी तरह से जीने की जो आज़ादी मिली है
और जो लड़कियों की एक नई पौध आई है, जो दूर रह के जॉब करती है, अकेली रहती है, अकेली रहने के सारे खतरे उठाती है, ऑफिस का दबाव सहती है, लोलुप निगाहों से खुद को बचाती है, लिव इन में रहती है, जल्दी जल्दी पार्टनर्स बदलती है, वे अपने घरों से मिली हुई आज़ादी को जी लेना चाहती है। कितनी रचनाएं इन विषयों पर लिखी गई हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों जगह बड़े उपभोक्तावादी बाजार बन चुके हैं। अपराध, ड्रग्स, स्त्री देह की खरोद फरोख्त, फैशन, यौन उद्योग फल फूल रहे हैं और इसने स्त्री को उसके वस्तुकरण के लिए राजी कर दिया है और स्त्री ने अपने देवीकरण के विरुद्ध वस्तुकरण चुन लिया है। उसकी स्वतंत्रता अब पितृसत्ता और पूंजीपतियों के जिम्मे है और उन्होंने ही परिवार मुक्त जीवन का एक भ्रम रचा है। यूरोप में पोर्न इंडस्ट्री बड़ी तेजी से विकसित हो रही है, जिसका कारोबार लगभग $97 बिलियन प्रति वर्ष है और ये भी बहुत पुराना है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या स्त्री की चेतना में कोई गुणात्मक उत्कर्ष हुआ है कि वह अपने देह के भूगोल से बाहर निकलकर खुद को पहचान सके, या कि वह अभी भी एक प्रोडक्ट की तरह दिखने और बिकने में ही यकीन रखती है। यह बात हर किसी को समझनी पड़ेगी कि स्त्री और पुरुष के बंधन और मुक्ति साझा है। अकेला पुरुष मुक्त नहीं हो सकता, अकेली स्त्री नहीं मुक्त हो सकती। वह एकाकी होती स्त्री के द्वंद्व, विचलन और संघर्ष में उसका साथ दे और उसे मनुष्य होने के गौरव से सचेत कराए, जहाँ वह पूरी खिल सके। जब तक स्त्री नहीं खिलेगी, मुक्त नहीं होगी, तब तक मनुष्यता मुक्त नहीं होगी। दोस्तों, ये मात्र कुछ ही प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप मेरे पास जो भी वक्ता आएंगे, उनके अपने प्रश्न होंगे, उनकी अपनी सोच होगी, तो हम इन सवालों का मिलकर सामना करेंगे। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि स्त्री संघर्ष को पुरुष के खिलाफ नहीं समझा जाना चाहिए और ना ही स्त्री को पुरुष की तरह व्यवहार करने की जरूरत होनी चाहिए। दोनों दो विपरीत हैं, तभी उनमें आकर्षण है और प्रेम है। प्रेम की जरूरत हर मनुष्य को है, समूची कुदरत को है। पुरुष को यह समझना होगा कि गुलाम स्त्री उसकी सेवक हो सकती है, उसे प्रेम नहीं कर सकती। और अगर आप अति पुरुष बने तो प्रेम मिलने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। नई स्त्री को अपने लिए नया पुरुष चाहिए, तभी दोनों के बीच एक लय पैदा होगी, एक गीत का जन्म होगा। हर स्त्री एक बुद्ध पुरुष को ढूंढ रही है। बुद्ध माने क्या? यही कि पुरुष स्त्री को मात्र मांस का लोथड़ा न समझे, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह न देखे, उसे गर्भ और देह में रिड्यूस न करे, बल्कि उसका साथी बनकर रहे। हमें एक दोस्त समाज बनाना है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की सहभागिता और प्रेम हो। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं आप सबकी आभारी हूँ। बहुत आभार आपका जया जादवानी जी। इतने सुंदर, सरल और सटीक बात का कोई विश्लेषण करके मैं उसकी सुंदरता को खराब नहीं करना चाहती। मुझे अपने सभागार के श्रोता क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। इतनी सटीक बातें जब हों तो उनमें कुछ भी कहना मुझे अशुभ नहीं लग रहा है। बस जो कुछ सवाल मैडम ने छोड़े हैं उसमें दो बात ऐसी है, ये असूर्य पश्या जो स्त्रियां थीं, अब की स्त्रियों को वो सब कुछ नहीं चाहिए। उसका सपना, उसकी सोच और उसके सवाल बदल गए हैं। इस सवाल के साथ हम 2 दिनों तक चर्चा में रहेंगे। और एक और हल्का सा इशारा मैम ने कहा, कहीं इसकी कोई बुनियाद हमारे ही भीतर, उन कुछ स्त्रियों के भीतर या सबके भीतर तो नहीं बची रह गई। हम अपनी कुछ जो जकड़न है उसको छोड़ सकें, ये भी इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। इस क्रम में विश्वविद्यालय के कुल सचिव अध्यक्ष प्रोफेसर आशीष खरे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के भाषण के लिए।
सर आएं और अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद विभागाध्यक्ष महोदया और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मंच पर मंचासीन जया जादवानी जी, विभागाध्यक्ष महोदया, प्रोफेसर चंदा देवी, हिंदी विभाग के समस्त शिक्षक, कई संस्थाओं से, साहित्यिक संस्थाओं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हुए अतिथिगण, छात्र छात्राओं, सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी विभाग ने पिछले साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। यह हिंदी विभाग का 101वां वर्ष चल रहा है और इस वर्ष में हिंदी विभाग ने कई तरीके के गोष्ठियां, कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हिंदी विभाग की लगभग साल भर चलने वाली एक गोष्ठियों की श्रृंखला है, जिसमें कुछ गोष्ठियां हिंदी विभाग सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है और कुछ गोष्ठियां अभी हिंदी विभाग को आयोजित करनी है। हिंदी विभाग ने इस विश्वविद्यालय में 100 साल पूरे किए हैं। इस विश्वविद्यालय ने अपने 138 साल पूरे किए हैं, यानी 138 साल के विश्वविद्यालय के इतिहास में हिंदी विभाग का 100 साल का साथ रहा है विश्वविद्यालय। और हिंदी विभाग में अगर हम बात करें तो आचार्य धीरेन्द्र वर्मा से लेकर के एक पूरी लीगेसी रही है। हिंदी विभाग के शिक्षकों की ही एक लीगेसी नहीं रही है, हिंदी विभाग से निकले हुए साहित्यकारों ने हिंदी के क्षेत्र में हर, चाहे वो कहानी का क्षेत्र हो या कविता का क्षेत्र हो या उपन्यास के क्षेत्र हो, उसमें अपना पूर्ण योगदान दिया है। कई नाम हम ले सकते हैं, महादेवी वर्मा जी का नाम ले सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम ले सकते हैं, और भी ढेरों नाम हैं। और साथ साथ इस विश्वविद्यालय की खूबी ये भी रही है, मुझे वो बात नहीं पूरी तरीके से ध्यान है, अभी किसी ने हाल फिलहाल में कहा है कि हिंदी की कई धाराएं इस विश्वविद्यालय से निकली हुई है और इस विश्वविद्यालय पर हिंदी का इतना ही प्रभाव नहीं रहा है, कई दूसरे विभागों के शिक्षकों ने हिंदी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें से सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो अंग्रेजी के शिक्षक थे। और उसी श्रृंखला में हमारे बीच जंतु विज्ञान की प्रोफेसर अनीता गोपेश मैडम बैठी हुई हैं, उनका भी हिंदी में काफ़ी योगदान रहा है। और आज के समय में कम से कम हम बच्चन जी को नहीं देख सके, बच्चन जी को नहीं सुन सके इस विश्वविद्यालय से, लेकिन मैडम को जरूर सुन पाए हैं और देख पाए हैं। विश्वविद्यालय जो आज राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, स्त्री साहित्य विविध आयाम, विश्वविद्यालय पिछले कई सालों में इस चीज़ का अभी इस गोष्ठी में शुरुआत में डॉक्टर सुधा ने या जया जादवानी मैडम ने या विभागाध्यक्षा ने काफ़ी ढेर सारी डिबेट के प्रश्न छोड़ दिए, जो मैं सुन रहा था और आप सब लोग सुन रहे थे। लग रहा था कि ये गोष्ठी में बहुत सारा डिबेट होने वाला है। कुछ चीज़ों के हम भी साक्षी हैं, जैसा हमारी मुख्य अतिथि जया जादवानी जी ने कहा कि स्त्री की एक विशेषता, इस विश्वविद्यालय भी साक्षी है कि इस विश्वविद्यालय को जब पहली महिला कुलपति मिली तो इस विश्वविद्यालय में जो परिवर्तन थे वो परिवर्तन इतने हुए जो पिछले 50 साल में भी शायद हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने 25 साल मुझे हो गया इस विश्वविद्यालय में, और लगभग एक ऐसा दौर आया कि उन कल्पनाओं की उम्मीदें छोड़ दिया था कि इस विश्वविद्यालय का इस तरीके से भी कायाकल्प हो सकता है। उसी श्रृंखला में मैडम ने, वाइस चांसलर मैडम ने इस संगोष्ठी का, जैसा विभागाध्यक्षा महोदय ने कहा, कि 4 गोष्ठियों की अनुमति बिना किसी फंड में कटौती के कर दिया। हम सारे लोग, जो लोग विश्वविद्यालय से हैं, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय से हों, वो जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में फंड मिलना कितना कठिन होता है और विश्वविद्यालय के पास अपने आंतरिक स्रोत बहुत कम होते हैं।
फंड जनरेशन के। विश्वविद्यालय फंड के लिए हमेशा सरकारों पर निर्भर रहता है और सरकारों से जो फंड होता है वो बहुत कम मिलता है। लेकिन किस तरीके से कुलपति महोदया ने हिंदी विभाग को ये 4 गोष्ठियों के लिए वित्तीय वित्त उपलब्ध कराया होगा, इसकी जानकारी शायद हम सारे लोगों को नहीं है और सारे लोग उस डिटेल में जाना भी नहीं चाहते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में गोष्ठियों की एक श्रृंखला न केवल हिंदी विभाग बल्कि अन्य विभागों के लिए भी एक परंपरा, एक गोष्ठियों की श्रृंखला शुरू किया। हिंदी विभाग ने, जैसा मुझे मैं खुद भी साक्षी रहा हूं कि मुंशी प्रेमचंद जी पर एक संगोष्ठी अक्टूबर महीने में आयोजित किया था और दयानंद सरस्वती जी पर एक संगोष्ठी अगले महीने आयोजित करने जा रहा है। अगर आज की संगोष्ठी के बारे में मैं अपने कुछ विचार आप लोगों से अनुमति लेकर के रखना चाहूँगा कि जो स्त्री साहित्य से संबंधित है, तो स्त्री साहित्य का वर्णन अगर मेरे जैसे लोग करें या मेरे जैसे लोग सोचें जो कि मूल रूप से विज्ञान के छात्र हैं, जिन्होंने जो सिर्फ साहित्य एक समाज को समझने के लिए, एक अपनी विचार एक स्वांत सुखाए के लिए कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, हम लोग पाठक के रूप में शायद ही कभी ये विभाजित कर पाते होंगे कि ये साहित्य किसी स्त्री ने लिखा है या साहित्य किसी पुरुष ने लिखा है। हम लोग महादेवी वर्मा ने लिखा हो या किसी और ने लिखा हो, ये जरूर कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं प्रगति में, क्योंकि किसी भी विषय का एक क्लोज्ड ग्रुप होता है और वही निर्धारित करता है कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा और उसी ढंग से मार्केट में चीज़ें बदलती हैं। लेकिन पाठक के रूप में शायद पाठक की पहली पसंद वो साहित्य होता है जो उसको अच्छा लगता है। वो साहित्य किसने भी लिखा हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद डिबेट होंगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी कि जब मेरा कवित्री से परिचय हुआ तो शायद मीराबाई वो पहली कवित्री थी जिनसे मेरा विद्यार्थी जीवन में परिचय हुआ। बाद में शायद हम ग्रेजुएशन में रहे होंगे या उसके बाद कई बार सोचा कि मीराबाई को जो कृष्ण भक्ति रचना में इतना दिखाया गया है, लेकिन सच पूछा जाए तो मीराबाई ने कई तरीके के प्रेम रस की कविताएं लिखी गई। क्यों उनको प्रेम रस की कवित्री के बजाय कृष्ण भक्ति में ही एक सीमित कर दिया गया? इस तरीके के प्रश्न स्वाभाविक है, आना संभव है। बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की या उनकी समकालीन महादेवी वर्मा जी की, तो शायद गिल्लू कहानी भी उतनी ही पसंद थी जितनी मुंशी प्रेमचंद जी की दूसरी रचनाएं पसंद थी। और मुंशी प्रेमचंद जी ने भी या दूसरे साहित्यकारों ने भी स्त्रियों का एक अलग ढंग से, ये सच है कि स्त्री के रूप में अपना जो वर्णन करेगी वो एक दूसरे ढंग से होगा, लेकिन कई साहित्यकारों ने अलग अलग मंचों से अलग अलग कहानी या नाटकों या उपन्यास के माध्यम से वर्णन किया। जैसे मुझे 2 उदाहरण बिल्कुल इस समय ध्यान में आ रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास में धनिया का जो चित्रण किया है, वो धनिया पात्र शायद होरी पात्र पे भी भारी पड़ा है, जिसके अंदर ये दृढ़ निश्चय था जो दृढ़ निश्चय होरी के अंदर नहीं था। इसी तरीके से निर्मला की बात करें, निर्मला उपन्यास में जो मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला का चित्रण किया है, उसका भी चारित्रिक रूप से उसका भी जो वर्णन किया है वो किसी दूसरे पात्रों से कहीं ज़्यादा तरीके से बताया है। और इन सारी चीज़ों पे निश्चित रूप से इस गोष्ठी में आगे आने वाले 2 दिनों में डिस्कशंस होंगे। और कई स्त्री की एक कवित्री का नाम मैं भूल जाऊंगा कि शायद उनकी रचनाएं बेहद कम रही होंगी या मैंने नहीं पढ़ी होंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जिन्होंने एक कविता के माध्यम से लगभग हर किसी के मन में
हर किसी के मन में एक जगह बना ली कि जब भी कोई स्त्री लेखिकाओं की बात करता है तो वो निश्चित रूप से महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ऊपर ही रखने की कोशिश करता हूँ। यानी इस माध्यम से सिर्फ मेरा ये विचार है कि साहित्य को अगर हम कई खांचों में बांटें कि ये साहित्य दलित साहित्य है, ये साहित्य स्त्री साहित्य है, ये साहित्य है, तो ये अकादमिक बहस का हिस्सा हो सकता है। लेकिन आम पाठक के रूप में, मेरे जैसे व्यक्तियों के रूप में या आम दूसरे जैसे पढ़ने वालों के रूप में साहित्य वही साहित्य उत्तम है जो मन को छू जाए, जो वास्तव में कुछ संस्कार दे रहा हो, जो वास्तव में कुछ बता रहा हो। इन्हीं बातों के साथ मैं हिंदी विभाग को और आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को अगले 2 दिन में ढेर सारी बहसें होंगी, ढेर सारी डिस्कशंस होंगे, इनकी अग्रिम शुभकामनाएं देता चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कुल सचिव जी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उर्वर ज़मीन है जहाँ के इस प्रशासनिक पद के व्यक्ति को भी साहित्य की इतनी बारीक से बारीक बातों का न सिर्फ उनको पता है बल्कि उनके संस्मरण में, उनकी यादों में है ये बात। कुलपति महोदय के संरक्षण में ये गोष्ठी हो रही है, उनका जिक्र चला है, तो ये कितना सुंदर स्पेक्ट्रम आज बन रहा है। हमारी जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की और हायर एजुकेशन की जो एक पथ जिस रास्ते से जाता है, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी, इस राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, हमारी कुलपति महोदया, हमारी अध्यक्ष प्रोफेसर लालसा यादव जी, मंच पर बैठी जया जादवानी जी, विभाग की बहुत सारी शिक्षिकाएं, शोधार्थी, पूर्व अध्यक्ष, ये डीन अनामिका राय जी जो एक बहुत ही नोबल कास्ट से इस समय बाहर हैं, अपनी रचना कर्म के माध्यम से विदेश में उनकी किताब का विमोचन होने वाला है। ये सब निश्चित ही गर्व के क्षण हैं। इन सारे स्काई क्षणों को, उनकी यात्रा को मन में रखकर हम 2 दिन तक ये सारी बातचीत करेंगे। एक छोटी सी बात कह के मैं धन्यवाद के लिए इस सत्र का समापन करूंगी कि हमें सादे कागज कम और पहले से लिखे अधिक दिए गए। हम पहले से लिखे को मिटाते, फिर अपने लिखने के लिए कुछ जगह बनाती। इस जद्दोजहद में कभी कभी कागज इतना पतला हो जाता है कि उस पे लिखा आर पार दिखने लगता है। इन सारे लिखे को आप पूरी गंभीरता से देखें। मैं प्रोफेसर चंदा देवी जी, हमारी पूर्व अध्यक्ष, इस जो हमारा कार्यक्रम है इसका धन्यवाद ज्ञापन के लिए उन्हें डायस पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। मित्रों, धन्यवाद ज्ञापन की जो ये प्रक्रिया है, यह औपचारिकता महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसी से हमारा जो ये आयोजन है उसकी सार्थकता दिखती है। आज बीच वक्तव्य हमारे बीच मैडम जया जादवानी जी ने, जो वरिष्ठ कथाकार और एक हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन की सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनको हम लोगों ने सुना। उनमें बहुत साफ कुछ बातें उभर कर आईं, जिससे एक अंदाज़ा लग गया कि 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में कौन कौन से सवाल उठाए जाएंगे। एक तो यह बात जो मैम जया जी ने कही कि स्त्री अधिकारों का प्रश्न, तो एक अंतर्विरोध जो यहाँ पर है स्त्री अधिकारों की दावेदारी को लेकर या स्त्री देह का प्रश्न, और बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, वो हम देखेंगे अपने आगामी सत्र में। और जब स्त्री अपने अधिकारों की बात करती है, वहाँ सामाजिक अधिकार, आर्थिक मजबूती, राजनीतिक अधिकार की बात करती है, तो
कहीं ना कहीं उसका अंतरंग भी उससे जुड़ता है, जो उसकी अपनी रुचि, अपनी देह के सवाल को लेकर भी सामने आता है। दूसरी बात जो सामने आई मैडम की बातों से और उनकी कहानियों को भी हमने पढ़ा, तो उसमें एक ये है कि स्त्री मातृत्व के रूप में जो वो कार्य करती है, या यूँ कह लें भगिनी घरेलू दायरे में जो माँ और बहन है, उनके साथ और आधुनिकता का प्रश्न, जहाँ पर वो उसका एक मधुर, सौम्य, कल्याणकारी रूप और श्रेष्ठतर बनाकर उसको रखा जाता है, और धीरे धीरे कैसे वो बाजारवाद और भूमंडलीकरण के घेरे में बांधी जाने लगती है या स्वयं आने लगती है, आदि आदि। उस पर भी बहुत विस्तार से शायद हम लोग सुने, इन 2 दिनों में कुछ बात कही। तीसरा ये है जो पता नहीं क्या 2 दिनों में मिलेगा, एक दलित फेमिनिज्म की बात होती है। ये भी एक नारीवादी आंदोलन में चल रहा है, उसके धीरे धीरे भीतर है। तो जैसे अमेरिका में जो जहाँ पर ब्लैक जो उनके एक नस्ल है उसके लिए ये है, या उन औरतों के लिए है, उसी तरह से यहाँ पर भी, भारत में भी अगर हम देखें तो एक चुनौती के रूप में यह आंदोलन कहीं ना कहीं चल रहा है, और इसमें एक तरफ उसकी कई चुनौतियाँ भी अगर देखा जाए तो, कि नारीवादी आंदोलन के भीतर जाति का प्रश्न, दूसरी ओर जो पितृसत्ता जिससे समानांतर जो लड़ाई चल रही है उसमें अपने इस देश की तलाश, और तीसरा ये कि जो चुनौती समग्र समाज में व्याप्त है, या यूँ कह लें गैर दलित या कहीं मनुवादी भी कहा जाता है, एक समतामूलक प्रश्न का सवाल है। तो बहुत विस्तार में है, और मैडम जया जादवानी जी ने उसको बखूबी उसके सारे सवालों को उठाया कि स्त्री पुरुष बन जाती है पुरुष से समानता की बात करते करते, तो ये भी सवाल है कि स्त्री स्त्री ही रहे। तो ये बीज वक्तव्य बहुत सारी शाखाएं प्रस्फुटित करेगा, इस उम्मीद के साथ मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारे शाखाएं पकड़ाई, हमारे जो विद्वान हैं या आगे बोलने वाले हैं। इस संगोष्ठी का आयोजन हमारी संगोष्ठी की संरक्षक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी के सहयोग से और सहर्ष स्वीकृति से, सभी के वक्तव्य में बात आ गई, कितनी सरल है कि उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और सहयोग भी उनका हमारे साथ बना है बराबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि हमारे बीच हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर आशीष खरे जी, वो हमारे साथ हर गोष्ठी में अपने बड़े व्यस्त समय में से थोड़ा समय देते हैं और हम लोगों को बड़ा आश्वासन मिलता है। उनकी बातों से कहीं लग रहा था कि वो विज्ञान के अध्येता विद्यार्थी, वो उनका अपना क्षेत्र है, लेकिन हिंदी में भी कितनी गहरी रुचि है, ये उनकी बातों से लगा। और चिंतन भी चलता रहता है, ये जो विमर्श का दायरा है, ये चिंतन हम सभी के बीच चलना भी चाहिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित सम्मानित प्रखर आलोचक, लेखक, चिंतक, विचारक, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी से ये संगोष्ठी समृद्ध होगी। सबको बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, सुधा मैम जी, चारू जी, श्री वीरेंद्र यादव,
संजय बनोधा जी, आप सभी उपस्थित हैं, सबको बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से हमारे शिक्षक मित्र सभी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आज भी दिखाई दे रहे हैं। सरोज जी, कल्पना जी और हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अनीता गोपेश जी, सबको बहुत धन्यवाद। विवेक निराला जी, और जिनको मैं एक एक देख पा रही हूँ, नहीं नाम ले रही हूँ तो माफ़ करिएगा, लेकिन आपसे ही ये संगोष्ठी अब हमारी सार्थक होगी, समृद्ध होगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे तकनीकी सहयोगी हैं, फोटोग्राफर महोदय, जिनके बिना पता ही नहीं चलेगा कि हमारी संगोष्ठी किस रूप में हुई, और हमारे मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया लगातार हमारे साथ 2 दिन तक रहेंगे, उनको भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ हमारे हिंदी विभाग के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापक जो हमारे बीच हैं, कुमार वीरेंद्र जी, राकेश जी, प्रोफेसर योगेंद्र जी, शिव प्रसाद शुक्ला जी और सभी लोग, दीनानाथ जी, सबको हमारे बीच रहेंगे, हमारे ही हैं, लेकिन उनको भी बहुत धन्यवाद सक्रियता के लिए। वो हमारे साथ गोष्ठी में लगातार बने हुए रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी जो पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं और कार्य बहुत सक्रिय रूप में होता है, लेकिन वे देखे नहीं जा पाते। तो ऐसे हमारे डॉक्टर सूर्य नारायण जी, जो बिल्कुल सक्रियता से लगे हुए हर अतिथि का एक एक को देखकर और उनको सम्मानजनक तरीके से बैठाना, सब आयोजन करना, तो उनको भी बहुत धन्यवाद। इस संगोष्ठी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष पार्थेश्वर जी, जिन्होंने इसका पूरा एक रूपरेखा बनाई, उनको बहुत धन्यवाद। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर पधारे हमारे विद्यार्थी, शोध छात्र और सभी ऐसे सुधी जन श्रोता जो अब इस बीज वक्तव्य से अलग अलग अपने सवालों को लेकर और उनके समाधान की ओर इशारा करते हुए बहुत सारे ऐसा रूपरेखा लेकर आएंगे जो हमारी इस गोष्ठी को सार्थक करेगी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए इससे अच्छा कुछ हो सकता है। इतनी उदार, इतनी सरल हृदया हमारे विभाग की प्रोफेसर चंदा देवी जी, कुलपति महोदया का उदार मना होना, उसका परिणाम है इस संगोष्ठी का फंडिंग, जो बहुत कीवर्ड होता है किसी कार्यक्रम का। इतने सरल, इससे ये पता चलता है कि अगर ये कमान ऐसे लोगों को दी जाए तो सब कुछ कितना सुंदर हो सकता है। आप सब इसके साक्षी हैं। सबसे कठिन है सरल होना, ये एक बड़ा ही एस्टेब्लिश थॉट है। मैं इस संगोष्ठी के अगले तकनीकी सत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगी। नव जागरण और स्त्री प्रश्न के ऊपर बात होगी। हमारे बीच में प्रोफेसर चारू गुप्ता जी, प्रोफेसर सुधा सिंह, प्रोफेसर प्रज्ञा पाठक आपके बीच हैं। और पहला जो स्वागत सत्र होता है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा औपचारिक होना हमारा व्यवहार, हमारी परंपरा है, लेकिन दूसरा तकनीकी सत्र हम सभी के लिए बहुत उद्बोधन वाला होगा। विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग उपस्थित होकर ध्यान से इसे धैर्यपूर्वक सुने और समझें, अपने सवाल करें। मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। हम आप अपनी तलाश में हैं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। ये मंदिर, ये इनके मंदिर, ये उनके मस्जिद, ये ज़र परस्तों की सजदागाहें, अगर ये इनके खुदा के घर हैं तो इनमें मेरा खुदा नहीं है।